आज के इस बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह इतिहास है और मुझे लगता है अब लगभग सभी पाठ हमारे इतिहास विषय के जो है वो यहाँ पे पूर्ण हो गए हैं। हम उसका अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है इसमें इतिहास इस विषय का जो प्रकरण नंबर पाठ 9 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इस पाठ के ऊपर हमें चर्चा करना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करना है, इसकी समीक्षा करना है। इसके पहले बच्चों ये पाठ आप लोग अध्ययन कर चुके हो और आज हमें इस पाठ से महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, हमारे पाठ का नाम है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इतिहास के साधन और उनका संरक्षण, कुछ विख्यात संग्रहालय, ग्रंथालय और अभिलेखागार और कोश, इन मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐतिहासिक धरोहर, इसके पहले हमें ऐतिहासिक धरोहर यानी क्या ये समझना पड़ेगा। धरोहर मतलब हमारी विरासत। आज हमारे पास के अनेक साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है और यह अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। हमारे जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों द्वारा उनके अथक परिश्रम के कारण ही ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, यह ऐतिहासिक धरोहर आज हम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं। यह अत्यंत अमूल्य धरोहर है, यह हमारे देश की विरासत है, यह हमारे देश की शान है और इनका संरक्षण और संवर्धन करने की जो जिम्मेदारी है वह हमारी है। और इसके लिए इन ऐतिहासिक धरोहरों में ग्रंथ, वास्तुएं, प्राचीन ऐतिहासिक वास्तुएं, किले, ये सब जो है यह हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारी विरासत है और इनका संरक्षण, इनका संवर्धन करने की जिम्मेदारी जो है वह हमारी है। उसके साथ साथ इनमें से विशिष्ट दस्तावेजों, ग्रंथों, पुरावस्तु को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय करते हैं और उनसे संबंधित अभिलेखागार और ग्रंथालय करते हैं। उसके साथ साथ संग्रहालय, जहां पे प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। अभिलेखागार, अभिलेखागार में भी प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। हमारे देश के जो अभिलेखागार है वो नई दिल्ली में है, बहुत ही बड़ा अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो आपने कक्षा 9वीं के प्रकरण नंबर 1 में आप लोग उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ चुके हो। उसके साथ साथ ग्रंथालय, ग्रंथालय जो होते हैं ये महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रबंधन करते हैं। उनको, उन ग्रंथों को जो जानकारी है, जो कार्य है, वो वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम यह ग्रंथालय द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता,
परंतु वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। ऐसे कुछ दस्तावेज है जो प्रदर्शित नहीं किए जाते, ऐसे कुछ प्राचीन वस्तुएं हैं जो प्रदर्शित नहीं की जाती है, उनको अभिलेखागार में संरक्षित तरीके से रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। और जब हमारे जो अनुसंधान करता है, जो शोध करता है इतिहास विषय के, विज्ञान विषय के, सभी विषयों के, उनको आवश्यकता अनुसार उनको जब जरूरत पड़ती है, उनको अगर कुछ शोध संशोधन करने की अगर जरूरत पड़ती है, तो उन सभी प्राचीन वस्तुओं को, दस्तावेजों को वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे इन ऐतिहासिक धरोहरों का जो महत्व है, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को हम इनको दिखा सकते हैं। सभी जो आने वाले आगे की जो पीढ़ियां है, उन पीढ़ियों के लिए यह इनका संवर्धन करना बहुत ही जरूरत है। अब इतिहास के साधन और उनका संरक्षण, तो यहाँ पे इतिहास के साधन जो बताए गए हैं वो है, और उनका हम संरक्षण कैसे करना है। इतिहास के जो साधन है, यहाँ पे 3 प्रकार के साधन जो है उसकी जानकारी हम लेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें उन मुद्दों के ऊपर खाली चर्चा करनी है। जैसे कि पहले मौखिक साधन, उसके बाद लिखित साधन और भौतिक साधन। ये इतिहास के साधन जो है, ये यहाँ पे हम लोगों को बताए गए हैं। इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन लेकर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप में भौतिक साधनों की साफ सफाई करना और उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें बहुत ही सावधानी और ध्यान पूर्वक करनी पड़ेगी। इतिहास साधन है, इन साधनों की सुरक्षा, उनका संवर्धन जो है, ये बड़ी ध्यान पूर्वक उनके देखभाल जो है वो ध्यान पूर्वक करनी पड़ती है। उन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृति का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही ये कार्य किए जा सकते हैं। मतलब इन इतिहास के साधन जो है, इन साधनों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए हमें विशिष्ट एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हमें ट्रेनिंग, हमारे अंदर उस विषय से रिलेटेड ज्ञान होना बहुत ही आवश्यकता है। हमें उसका प्रशिक्षण होना चाहिए कि उन साधनों को किस तरह संभालना है, उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। अब यहाँ पे जैसे पहले साधन की अगर बात करते हैं, तो मौखिक साधन जो मुंह से बोले जाते हैं। अब मौखिक साधन कौन कौन से हैं? तो लोक परंपराओं के गीतों, कहानियां, इनका संकलन मौखिक साधनों में किया गया है। साहित्य है, सामग्री है, इनका वर्गीकरण और विश्लेषण करना, और मौखिक साहित्यों का प्रकाशन करना। मतलब जो साधन, हमारे भारत देश जो है, ये विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है। कई संस्कृति, कई परंपराएं बहुत ही प्राचीन है। कई संस्कृति के कई सारे ऐसे जो गीत है, लोक परंपराओं के जो गीत है, जो अपने त्योहार उत्सव में लोग मनाते हैं, उसको बोलते हैं। यह हमारे जो है, ये मौखिक जो साधन है, जो गीत है, यह भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। जब हम लोग किसान लोग कृषि में जब कार्य करते हैं, तो उस समय भी कृषि खेत में काम करते वक्त गीत बोलते हैं, तो ये उनके लोक परंपरा के प्राचीन गीत है। तो ये सब मौखिक साधन में आते हैं। फिर इनको संवर्धन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक भाषा और विज्ञान, इतिहास और अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान पर लेखन, इन सभी प्रशिक्षणों की जरूरत यह मौखिक साधनों की सुरक्षा करते वक्त होनी चाहिए। समाज विज्ञान, उसको उस क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रंथालय प्रबंधन, उस लोक परंपराएं गीतों का ग्रंथालय में सुव्यवस्थित रूप से प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार यह मौखिक साधन हो गए। उसके बाद है लिखित साधन। लिखित साधन में है ताम्रपट, कार्यालयीन दफ्तर, दस्तावेज, निजी पत्र, दैनंदिनी डायरी जो हम लोग डेली की दिनचर्या उसमें लिखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि जो है यह लिखित साधन है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा लिखित साधन के रूप में। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो पत्र लिखे गए हैं, यह पत्र मैं आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूं। ये पत्र जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में लिखे गए हैं। ये पत्र आज भी हम लोग देख सकते हैं, इनका सुरक्षित संवर्धन किया गया है। ये सभी जो है ये सभी पत्र आज भी हम लोग अभिलेखागार में प्रत्यक्ष रूप में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस पत्र को देखा है और ये मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो यही हमारे ऐतिहासिक धरोहर है जो ये लिखित साधन है यहाँ पे आप लोगों के सामने। उसके बाद ताम्रपट, ये आपके इतिहास के प्रकरण 2 में पार्ट 2 में दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिला है। ये ताम्रपट है। उसके साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां जो लिपियों में लिखी गई है, चित्र हमारे सामने हमारे जो वीर राजा जो हो चुके उनका चित्र, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनके अलग अलग चित्र के रूप हम लोग देखते हैं। फोटो, प्राचीन ग्रंथ, रामायण, महाभारत, इन सभी का समावेश जो है वह लिखित साधनों में किया गया है। तो यह सब जो है यह लिखित साधन है बच्चों। इसकी देखभाल करने के लिए हमें कुछ प्रशिक्षण की जरूरत बताई गई है। इनको भी हमें संवर्धन करना है, सुरक्षित रखना है। दस्तावेजों को संरक्षण करने हेतु आवश्यक साफ सफाई करना तथा अन्य रासायनिक प्रक्रिया करना। हमें इन दस्तावेजों को इनको अगर सुरक्षित रखना है तो हमें उनकी साफ सफाई करना पड़ता है समय समय पर, उनके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ती है। कुछ रासायनिक केमिकल्स उनको लगाए जाते हैं ताकि वह आने वाले पीढ़ी को सालों साल वह उनके ऊपर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और ये सभी जो कार्य है ये ग्रंथालय और अभिलेखागार में किए जाते हैं। इस प्रकार उन दस्तावेजों का मूल्यांकन करना, उनको प्रदर्शित करना, उसके साथ साथ हमें जो जिन लिपियों में यह लिखे गए हैं उन लिपियों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। विविध चित्र शैलियां, शिल्पकला शैली है, उनका विकास क्रम का ज्ञान हमें होना चाहिए। यह प्रशिक्षण की जरूरत है। कागजों का प्रकार, स्याही, रंगों का ज्ञान, मतलब यह जो लिखित साधन जो है वह कौन से कागज पे लिखे हुए, उसका प्रकार, स्याही कौन सी यूज की गई है, रंगों का ज्ञान, ये सभी जो बातें हैं यह संवर्धन करते वक्त इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। इनका प्रशिक्षण होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ भौतिक साधन बताए गए हैं। भौतिक साधनों में प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण, कालखंड और प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण करना,
सूची बनाना। अब भौतिक साधन, प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण। अब प्राचीन वस्तुओं की बात करेंगे हम लोग, तो ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के जो सिक्के यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे हम लोग नानी बोलते हैं। तो उस समय चलन में जो व्यवहार होता था वो किस प्रकार होता था, उसके लिए कौन से चलन उपयोग में किए जाते थे, सिक्के उपयोग में किए जाते थे, ये प्राचीन वस्तुएं हैं। उसके बाद बात यह कुछ गुफाएं, जैसे कि औरंगाबाद की अजंता एलोरा गुफाएं मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ताजमहल, ये सब भौतिक साधन है, ये प्राचीन वस्तुएं हैं। यह इनका भी संवर्धन करने की जरूरत हमें है, इनके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत है। पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थर, खनिज, धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोत, उनकी रसायन विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान। मतलब प्राचीन वस्तुओं के लिए किस प्रकार के पत्थर उपयोग में लाए गए हैं, कौन से खनिज उपयोग में लाए गए हैं, कौन से धातुओं का उपयोग किया गया है, इसका भी ज्ञान उसकी देखभाल करने के लिए विशेषता होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ पुरातन वस्तुएं और जीवाश्मों की प्रतिकृतियों बनाने का कौशल भी यहाँ पे हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार ये तीन यहाँ पे इतिहास के साधन जो है वो हमने देखे, मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन। अब इसके बाद का हमारा पॉइंट है कुछ विख्यात प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। कुछ विख्यात संग्रहालय, विश्व के कुछ विख्यात संग्रहालय हम लोग जो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है लूव्र संग्रहालय, जो फ्रांस में है। मध्य युग में यूरोप के राजघराने के लोग और संपन्न व्यक्ति कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। यूरोप महाद्वीप के जो राजघराने वाले जो लोग हैं, यह जो संपन्न व्यक्ति है वह कला वस्तुओं का संग्रह करते थे और इन कला वस्तुओं के प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई। उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए, उनको नियोजनबद्ध तरीके से रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको कला वस्तुओं का प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई। तब इस आवश्यकता में से संग्रहालय की अवधारणा का उदय हुआ और फिर संग्रहालय का निर्माण जो है वह किया गया। अब यहाँ पे पहला संग्रहालय जो दिया गया है हमें, लूव्र संग्रहालय जो आप देख रहे हो, यह फ्रांस इस देश में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वह पेरिस नगरी में हुई है। यह स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई है। फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित कला वस्तुओं का संग्रह इस लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। यहाँ पे विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी द्वारा चित्रित बहुचित्रित मोनालिसा का जो चित्र है, इसका समावेश जो है वह इसी लूव्र संग्रहालय में किया गया है। इस संग्रहालय में आज लगभग 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं संग्रहित की गई है। इतना बड़ा यह लूव्र संग्रहालय है जो निर्माण किया गया है और यहाँ पे जो यूरोप के जो राज घरानों के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे इन वस्तुओं का संग्रहण जो है वह इस लूव्र संग्रहालय में किया गया है। दूसरा संग्रहालय जो है बच्चों, वो है ब्रिटिश संग्रहालय। इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई है, लंदन में है यह। इसका भी निर्माण जो है वह 18वीं शताब्दी में हुई है।
उसके साथ साथ तत्कालीन प्राकृतिक वैज्ञानिक सर हेस्लोन ने अपने संग्रह की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड नरेश द्वितीय जॉर्ज के सुपुर्द की गई थी। जो उस समय जो तत्कालीन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वस्तुओं का जो संग्रह था वह इंग्लैंड नरेश द्वितीय जॉर्ज के हाथ में सुपुर्द की गई थी और उनमें अनेक चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश था। और आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा अपने आधिपत्य वाले विभिन्न उपनिवेशों से स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं और प्राचीन अवशेषों के कारण ब्रिटिश संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई। मतलब अंग्रेज लोगों की सत्ता जिस देश के ऊपर थी, उन देशों में से विभिन्न वस्तुएं जो है वह अंग्रेज लोग अपने स्वदेश में ले गए और फिर उनके पास प्राचीन वस्तुओं की संख्या बढ़ गई और इसके कारण इस समय उनको वस्तु संग्रहालय की जरूरत पड़ी और आज लगभग 80 लाख वस्तुओं का संग्रह इस संग्रहालय में किया गया है। इस संग्रहालय में भारत की अनेक पुरातन वस्तुओं का समावेश किया गया है। मतलब जो ब्रिटिश संग्रहालय है, इस ब्रिटिश संग्रहालय में लगभग 80 लाख वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। उसके बाद है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी एक संग्रहालय जो है वो बताया गया है। यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है और इसका प्रारंभ सन 1846 में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेष और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्म और पुरातन वस्तुओं के लगभग 12 करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित थे। देखो, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे हमें जो प्राचीन जो अवशेष है, कुछ पत्थर है, कुछ मानव प्रजातियों के जीवाश्म है, पुरातन वस्तु है, इनका संग्रह जो है, यह संग्रह नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार ये हो गए कुछ विश्व के विख्यात संग्रहालय। लूव्र संग्रहालय फ्रांस, ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह तो ये हो गए हमारे 3 कुछ विख्यात संग्रहालय। उसके बाद देखेंगे बच्चों हमारे भारत के संग्रहालय। भारत के संग्रहालय की अगर बात करते हैं तो हमारे भारत देश में कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा सन 1814 में स्थापित किया हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यह रिक्त जगह के लिए हम लोगों को आपके स्वाध्याय में भी ये दिया गया है, रिक्त जगह के लिए। तो यहाँ पे कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा सन 1814 द्वारा स्थापित किया हुआ है और चेन्नई में सन 1851 में शुरू हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम भारत का दूसरा संग्रहालय है। और बाद में सन दिल्ली में राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय की स्थापना की गई और इस समय भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक संग्रहालय हैं। मतलब हमारे पूरे देश का एक संग्रहालय है जो दिल्ली में जिसको स्थापित किया गया है अभी, और उसके साथ साथ हर एक राज्य में हमें संग्रहालय, अभिलेखागार, ग्रंथालय, इनकी स्थापना हमारे देश के हर राज्य में हुई है। अब भारत के संग्रहालय की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई, जो हमारे मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं चित्र के रूप में। यह संग्रहालय को हम लोग भी जाके प्रत्यक्ष रूप से वहां पे कौन से प्राचीन वस्तुओं का समावेश किया गया है
वहां पर क्या वस्तुएं हैं, कौन कौन से ग्रंथ है, ये सभी देखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की जो भी वास्तु है वो वहां पे सुरक्षित रखी गई है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, इसकी जो स्थापना है सन 1904 में मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्मरणार्थ एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आने वाले थे तो उनके स्वागत के लिए आगमन के स्मरणार्थ ये संग्रहालय बनाया गया और सन 1905 में नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई तथा इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया सबसे पहले, लेकिन 1998 में इस संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय किया गया। इस जो संग्रहालय है, यह संग्रहालय का जो नाम है यह यहाँ पे परिवर्तन किया गया और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय से नाम से अभी यह वास्तु संग्रहालय पहचाना जाता है। इंडो गॉथिक शैली से बनाया वास्तु है, बहुत ही सुंदर वास्तु है। मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है, विश्व हेरिटेज का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास इन तीनों वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 से पुरातन वस्तुओं का संग्रहित किए गए हैं। ये जो वास्तु संग्रहालय है इसमें 50,000 से अधिक वस्तुएं जो है वह संग्रहित की गई है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में। उसके साथ साथ अन्य संग्रहालय है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सलरगन म्यूजियम हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद। यह भारत के विख्यात संग्रहालयों में से कुछ संग्रहालय जो है वह यहाँ दिए गए। तो उसके बाद आएंगे ग्रंथालय और अभिलेखागार। ग्रंथालय और अभिलेखागार, अब ग्रंथालय आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी देख सके हो, हमारे स्कूल में भी ग्रंथालय है और आपके आजू बाजू में आपके परिसर में भी आप लोग ग्रंथालय में जाते हो। ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह ग्रंथालय है। हमें ग्रंथालय में ज्ञान और जानकारी का जो भंडार गृह है वो ग्रंथालय को कहा गया है। वहां पे ग्रंथालय विज्ञान का प्रबंधन, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। ग्रंथालय और विज्ञान का जो संबंध है बहुत ही निकटतम है। ग्रंथालय द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, जो भी ग्रंथ लिखे हुए उनका संकलन जो है वो ग्रंथालय द्वारा किया जाता है और उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना, उनका संरक्षण संवर्धन करना, जानकारी स्रोतों का प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। और यहाँ पे ग्रंथालय में सभी किताबें होती है, कई सारे हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे विषय से रिलेटेड कई सारे किताबों का संग्रह जो है वह ग्रंथालय में किया जाता है। हमारे देश के जो भी वैज्ञानिक है, समाज सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा सभी लिखे गए किताबें जो है ये ग्रंथालय में संग्रहित की जाती है और उनका फायदा पाठकों को होता है। मतलब पाठक मतलब कौन? पढ़ने वाले, जिनको ज्ञान लेना है, जिनको एक विशिष्ट किताब में पढ़कर ज्ञान लेना है, वह अपने आवश्यकता अनुसार उनको जो है वह ग्रंथ जो है वह उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे ग्रंथालय यहाँ पे दिए गए, भारत के ग्रंथालय में से कुछ ग्रंथालय विशेष उल्लेख करने योग्य है। उसमें से है कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। कोलकाता की जो नेशनल लाइब्रेरी है यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो आप लोग। उसके बाद
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैदराबाद। उसके बाद दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यह दिल्ली की है। हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी आदि ग्रंथालयों का समावेश होता है। ये जो ग्रंथालय है यह बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथालय है। यहाँ पे सभी विषय से रिलेटेड सभी क्षेत्र के जो ग्रंथ है, जो किताबें हैं, इनका संग्रह जो है वो रखा गया है। वहां पे उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है और संवर्धन करते वक्त एक विशेष ध्यान वहां पे दिया जाता है। और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वह पूरी तरह प्रशिक्षित लोग होते हैं, ट्रेनिंग लिए लोग होते हैं और उनके द्वारा ही इन ग्रंथालय और अभिलेखागार का प्रबंध किया जाता है। अभिलेखागार में मैंने पहले ही बताया है कि अभिलेखागारों में प्राचीन वस्तुओं का जो है वह संग्रह किया जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र अभिलेखागार है और हमारे महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करते हैं में मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में है। पुणे के अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ जो घसीटा लिपि में लिखे गए कागजात दस्तावेज है, इसे पेशवे दफ्तर कहते हैं। मतलब पेशवाई का जो काल था उस काल के जो कागजात है वो आज भी हमें पुणे के अभिलेखागार में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार जो सम हम लोग देखे हैं यह ऐतिहासिक धरोहर जो इनका संवर्धन करना हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही आवश्यक है, ताकि उनको हम कुछ नई जानकारी या अपने जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों के अथक परिश्रम से जो ये सब वास्तु निर्माण की गई है उनकी संवर्धन करने की जिम्मेदारी जो है और हमारी आपकी सभी की है। उसके बाद है कोष, एक महत्वपूर्ण हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कोष। अब कोष किसे कहते हैं? शब्दों, विविध जानकारियों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोष कहते हैं। यहाँ पे शब्द, विविध जानकारियों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोष कहते हैं। मतलब कोष में हम लोग शब्दों की जानकारी, विविध जानकारी है, ज्ञान, इसका संग्रह किया जाता है। हमें जरूरत पड़ने पर वहां से हम लोग कोई भी जानकारी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा किया गया संकलन और प्रस्तुति को कोष कहते हैं। कोष में जो होता है वह ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा संकलन किया जाता है, जो जानकारी हमें चाहिए, और इन कोषों को सुलभ ढंग से उसके उपलब्ध कराने की सुविधा निर्माण की गई है। कोष जो है ये कोष के कारण पाठकों तक का ज्ञान पहुंचाया जाता है। कोष के द्वारा जो पाठक होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कोषों से उनको जानकारी मिलती है, किसी मुद्दे को विस्तार से स्पष्ट किया जाता है कोष में, और पाठकों को अपने अध्ययन व्यवसाय में उन्हें वृद्धि करने की प्रेरणा जो है वह प्राप्त होती है। इस प्रकार इन कोषों का निर्माण किया गया है। कोषों के जो प्रकार है वो है शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश्य वांग्मय और सूची वांग्मय। यहाँ पे आप बच्चों में ध्यान में लूंगा, संकल्पना चित्र पूर्ण करने के लिए यह जो सवाल है, यह सवाल हमें एग्जाम में आ सकता है, यह महत्वपूर्ण है। कोष के प्रकार, इसके ऊपर संकल्पना चित्र आ सकता है, और इसके लिए कोष के प्रकार कौन से है यह हमें यहाँ पे
ध्यान में लेना है। शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश्य वाङ्मय और सूची वाङ्मय। अब थोड़ा एक हम संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करेंगे। शब्दकोश में क्या है, इसमें शब्दों का संग्रह किया जाता है, शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्द की युक्ति दी गई जाती है। मतलब हमें अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है, उसका पर्यायवाची शब्द अगर नहीं मिलता है, तो वह हम शब्दकोश देखकर हम लोग ढूंढते हैं। उसके बाद है विश्वकोश। विश्वकोश में हम लोगों को महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी ज्ञान विश्वकोश, इनके संबंधित से यह विश्वकोश बनाए। यहाँ पे हमें भारतीय संस्कृति के कोश मिलते हैं। भारतीय संस्कृति की जानकारी अगर हमें चाहिए तो यह विश्वकोश से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है कोश सदृश्य वाङ्मय। इसमें किसी विषय से समग्र प्रस्तुति की जाती है। इसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख तज्ञों द्वारा लिखवाए जाते हैं और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र जीवन खंड 1 और 2। मतलब महाराष्ट्र जीवन, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का जीवन, यह कोश सदृश्य वाङ्मय द्वारा, यह जो तज्ञ लोग जो होते हैं इनके द्वारा लिखवाए जाते हैं और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। यह निर्माण कोश सदृश्य वाङ्मय के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है सूची वाङ्मय। ग्रंथ के अंत में व्यक्ति, विषय, स्थान, ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता, सूची सहायता पहुंचाती है, जैसे कि दाते द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की गई थी। सूची में ग्रंथ के अंत में जो सूची बनाई जाती है, वहां पे व्यक्ति, विषय, स्थान, ग्रंथों की सूची, इसकी जो जानकारी है वह क्रमबद्धता से दी जाती है और यह जानकारी हमें संबंधित ग्रंथ पढ़ते वक्त वहां पे सहायता होती है। कोश और इतिहास का जो संबंध है वो बहुत ही पुराना है। कोश और इतिहास का इनका वस्तुनिष्ठता का महत्व है। यह इन दोनों के बीच समान डोर है। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक भाषा के विश्वकोश अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका प्राथमिकता क्रम अलग अलग होता है। कोश पर स्वराष्ट्र के उद्देश्य, नीतियों, जीवन मूल्य, आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। कोश पर दर्शन और परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है। जो भी कोश लिखे जाते हैं, हर एक कोश जो होता है वह उस कोश पर उनके स्वराष्ट्र के जो उद्देश्य है, हर एक राष्ट्र, हर एक देश की नीतियां, उनका जीवन मूल्य, उनके आदर्श अलग अलग है और इसके लिए उन कोशों में अपने अपने देश की, जैसे अगर हम भारत देश की अगर बात करते हैं तो भारत देश में स्वराष्ट्र उद्देश्य की नीतियां, हमारे जीवन मूल्य क्या है, हमारे देश के आदर्श क्या है, यह सभी जो जानकारी है यह हमारे देश के जो भारतीय कोश है उनमें हमें पढ़ने के लिए मिलती है। फिर इतिहास विषय से जो संबंधित कोश बताए गए हैं वो है स्थल कोश, विश्वकोश, भारतीय संस्कृति कोश और संज्ञा कोश। इस प्रकार जो इतिहास विषय से जो संबंधित कोश है। फिर स्थल कोश। स्थल कोश में क्या है, स्थल कोश में हमें ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में जानकारी देने वाला यह कोश है। ऐतिहासिक स्थान, जो ऐतिहासिक स्थान है इसकी जानकारी अगर हमें लेना है तो यह हम लोग स्थल कोश में ले सकते हैं। महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जो है, जिन्होंने गांव में गए और उन गांवों का उन्हें विवरण अंकित किया गया है और इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र की कल्पना की जाती है। जो हमारे प्रवर्तक है महानुभाव पंथ के श्री चक्रधर स्वामी, ये गांव गांव में गए, उन्होंने वहां के गांवों का जीवन मान का विवरण अंकित किया है और इसके कारण तत्कालीन महाराष्ट्र की कल्पना की जा सकती है कि हमारा महाराष्ट्र राज्य उस समय कैसा था।
ऐसे कई सारी घटनाएं जो है यह इस थलकोश में प्राप्त की गई है, जो श्री चक्रधर स्वामी द्वारा लिखी गई है। विश्वकोश में उसके बाद है विश्वकोश। महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे। उन्होंने मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया और इन कोशों के माध्यम से विश्व भर का ज्ञान सार में रूप लाया गया। इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण इसमें अंकित किए गए हैं। उसके बाद है भारतीय संस्कृति कोश। हमारे भारत के संस्कृति की जानकारी, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, उनके द्वारा रचा गया इतिहास, तीज, त्योहार, सांस्कृतिक बातें, इन सभी का जो उल्लेख है यह भारतीय संस्कृति कोश में किया गया है। उसके बाद है संज्ञा कोश। इतिहास की संज्ञाएं अथवा अवधारणाएं अलग अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझकर बताने वाले कोश इतिहास में तैयार किए गए हैं। अध्ययनकर्ताओं को उसका उपयोग होता है। संज्ञा कोश में हमारे इतिहास की संज्ञाएं, अवधारणाएं, इनको स्पष्ट किया गया है और इनको समझाकर बताने वाले जो कोश है ये इतिहास में तैयार किए गए। जो इतिहास अभ्यासक होते हैं, जो अध्ययनकर्ता होते हैं, इसके लिए इनका उपयोग होता है। तो ये हो गए कोश, इतिहास विषय से जो संबंधित कोश है, थलकोश, विश्वकोश, भारतीय सांस्कृतिक कोश, संज्ञा कोश। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हमने आज ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है उनको स्पष्ट किया है मैंने। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किस प्रकार किया गया है जाता है, इसकी जानकारी हमने ली है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। आप लोग स्वाध्याय में यहाँ पे स्वाध्याय को अच्छी तरह से आप लोगों का अध्ययन करना है। इसमें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, टिप्पणी लिखो में आपको स्थलकोश, विश्वकोश, संज्ञा कोश, सरस्वती महल ग्रंथालय, यह टिप्पणी लिखो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया संकल्पना चित्र के लिए कोश के प्रकार आदि जो है यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ साथ यहाँ पे आज हमने पूरी यहाँ पे जानकारी जो है यह ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इस पाठ की जो समीक्षा है, जो चर्चा है, वो यहाँ पे हम लोगों ने की है। अभी अगर आप लोगों को कुछ इस पाठ में कुछ सवाल है, हाँ बच्चों, बोलिए। बच्चों इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ पूछो दिवेश, दिवेश पूछो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए बच्चों। महाराष्ट्र के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे सर? क्या बोले? महाराष्ट्र के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यशवंतराव चव्हाण थे। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। बोरकर सर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक से संबंधित, आप लोग पूछ सकते हो।
आप लोग बच्चों यहाँ पे इस पाठ की जो स्वाध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन आप लोगों को करना है अच्छे तरीके से। हाँ सर, शायद बच्चों की कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी, उनको पॉइंट अच्छे से समझ में आया, लेक्चर अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर।